अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में जो हम बड़ा मौजू आज जिस पे बात करेंगे वो ये है कि हुकूमत को कोरोना वायरस की वजह से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अपोजिशन को भी फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तो ऐसा लगता है कि फ़ायदा ज़रूर हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तजज़ियाकार, और सना बुच्चा साहिबा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमें वक्त देने का। इफ्तिखार साहब, इस वक्त अगर हम बात करें, बजट का सेशन भी चल रहा है और पसे पर्दा मुआहदा भी तय पाया है कि कट मोशन भी नहीं होंगे, अपोजिशन जो है बजट तो आराम से पास हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा है कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, ये बजट सेशन जो है उससे एक तरह से अपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस्तना हासिल हो गई है कि वो भरपूर तरीके से अपोजिशन नहीं कर रहे? देखिए, अपोजिशन तो काफी अरसे से भरपूर हो ही नहीं रही। अपोजिशन होती है इश्यूज के ऊपर। अपोजिशन ये नहीं होती कि मेरा जमानत जो है वो गलत है और नैब मेरे पीछे पड़ी हुई है। नैब पड़ी हुई है, सबको पता है। इन्हीं हालात में अपोजिशन करनी होती है। वर्स्ट जो सिचुएशन होती है ना, उसी में क़यादत जो होती है उसका पता लगता है वो कितनी ताकतवर है और उसका विजन क्या। इन्हीं हालात में लड़ना होता है। आप जिस बजट के बारे में आप कह रहे हो कि कट मोशन नहीं पेश की जाएगी, इसका मतलब है कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है अपोजिशन में। वरना इसी ही बजट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इतनी बड़ी मोटी किताबें हैं, इस हुकूमत की बहुत बड़ी खामियों और कमजोरियों की खुल के निशानदेही की जा सकती थी, जिस पे कई बार जाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स खुद बोलती कि हाँ, ये है खामी और ये है कंपैरिजन। रेलवे के ऊपर, सी पैक के मंसूबों के ऊपर, हेल्थ जो वफाक के पास हेल्थ है उसके ऊपर, जो वफाक के पास एजुकेशन है उसके ऊपर, ये इस पे पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। ये हमेशा अपोजिशन जो होती है वो एक गवर्नमेंट का होता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट, वो ये नहीं कर पाए। मैंने देखा ज़ैद सरफराज साहब को, जब वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करते थे, मैंने उनको 20 मरतबा नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में बैठे हुए काम करते देखा। और हम उन ज़माने में जी। रिपोर्टर, यंग रिपोर्टर्स को हम सीखते थे कि क्या कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पे तैयारी करने आता हूँ, और वो तैयारी करते थे। तैयारी किए बगैर अपोजिशन का तस्वर गलत है। आज जो अपोजिशन हो रही है वो असूल पे नहीं है, वो इश्यूज पे नहीं है, वो ज़ात के खिलाफ है। हुक्मरान भी ज़ात के खिलाफ है। हुक्मरानों की सारी ठीक सियासत है। 2-3 खानदानों के खिलाफ है, और वो 2-3 खानदान अपनी बचा बचा के लिए बात कर रहे हैं। इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है लेकिन अगर जिसका हम हम सामना देखें, कर रहे अच्छा हैं। देखिए, इफ्तिखार साहब, अगर मवाजना किया जाए, शहबाज शरीफ साहब को भी कोरोना वायरस हो चुका है, वो ट्वीट्स भी करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी इश्यूज भी उन्होंने उठाए। उस पर एनएफसी भी शामिल है, उसमें अस्पतालों का जो कोई सिंध नहीं। के अस्पताल है उनका भी मामला शामिल है। तो इश्यूज पे तो उन्होंने बात की। हम क्या मवाजना कर सकते हैं पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी की, अपोजिशन की और शहबाज शरीफ की? अंबर, अगर मुझे कुछ कहने की आप इजाजत दें तो फिर कुछ शायद फायदा हो जाए, वरना तो फिर मजा ही नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि उसने मुवाजना किया अस्पतालों का, क्या ये इशू है? ये क्या इशू है कि वो यहाँ के भी एक साहब गए, उन्होंने जाके वहां पे एक अस्पताल में फुटेज बनवाई? क्या इशू है ये? इशू ये है कि जो आपके BHUs थे, जिसको हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स कहते हैं, जो कई साल पहले, जी। 15, 20, 25 साल पहले से बनाए गए थे तमाम सूबों में, क्या हमारे तमाम सूबों के BHU जिन मकासद के लिए बनाए गए थे उन मकासद को पूरा कर रहे हैं? या वहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, भैंसें बंधी हुई हैं, या वहाँ के जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ? ये है इशू। इशू ये नहीं है कि कराची का कौन सा अस्पताल अच्छा है और पेशावर का कौन सा अस्पताल बुरा है। ये इशू है ही नहीं। एक अस्पताल की कैपेसिटी क्या होगी? 1000-1500 बेड की। क्या एक सूबे में 1000-1500 बेड का अगर अस्पताल अच्छा हो तो क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने 10 साल की कोशिश को? नहीं कर सकते। डिबेट ये होनी चाहिए थी, और ये डिबेट है ही नहीं। और आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी बुजुर्ग कह रहे थे, वो कोई जफर साहब हैं कोई, वो मुझे बता रहे हैं कि 50 साल के लोग ज्यादा मर गए और बाकी जो लोग मरे वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। आप मेरी बात गौर से सुन लें। किसी भी मरने वाले की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना है, ना उनका पोस्टमार्टम हो सकता था। तो कितनी गैर
गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे थे वो जो हुकूमत के नुमाइंदे थे उसके बैठ के थोड़ी देर पहले टीवी पे, वो मुझे डरा रहे ठीक थे है, कि आपका तू एक 50 जो साल का पॉइंट है, है। क्योंकि सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अब इफ्तिखार साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, सना साहिबा से मैं पूछना चाहती हूँ। सना साहिबा, इफ्तिखार साहब का कहना है कि इस वक्त जो अपोजिशन नहीं हो रही, जो हुकूमत है वो भी पर्सनालिटीज, शख्सियात की बुनियाद पर टारगेट कर रही है अपोजिशन को। लेकिन आप यही नहीं समझती कि जिस तरीके से भी हो रहा है, हेल्थ की फैसिलिटी सहूलियात पर बात हो रही है, चाहे वो थोड़ा सा ज़ाती हो जाता है, ज़ाहिर सियासत में कभी कभार बिलो द बेल्ट भी हो जाता है, तो इससे एक डिबेट तो हो रही है, चल रही है कि किस सूबे में किसने ज़्यादा काम किया, क्या फराहम किया। दैट्स हेल्दी। देखिए अंबर, मुल्क में सियासत नहीं होगी तो और क्या होगी, और इस मुल्क में सियासत होगी तो मुल्क चलेगा। अगर ये इशू सियासी नहीं बनेगा तो इस पर बात नहीं होगी, बात नहीं होगी तो अमल दरामद नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होगा तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आएगी। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि आप सियासत करते हैं, इशूज़ पर, इशूज़ को सियासी ही बनाया जाता है और सियासी बुनियादों पर ही निपटा जाता है। लेकिन मसला ये है कि कहाँ सियासत ज़्यादा हो रही है और कहाँ प्लानिंग कम हो रही है। देखें, ये इस वक्त जो इशू है अंबर, और मैं बड़ी आपसे, बिकॉज हर कोई आपको ये कह देता है, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर आपके प्रोग्राम पे आके आपसे भी लड़ते हैं, हम पे भी गुस्सा करते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें तो पता नहीं है, हम कहाँ से एक्सपर्ट बन जाते हैं। देखिए, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ये बात रिसर्च के मुताबिक, स्टूडेंट के मुताबिक, किसी भी तरीके से आप मुझे किसी चीज़ को कुछ पढ़ के, कुछ रिसर्च करके, इतनी चीज़ें तो मैं ज़रूर समझ गई हूँ कि आपने लॉकडाउन नहीं करना था, आपने नहीं किया। अब हम लॉकडाउन फेज से बहुत आगे आ गए। अब हर्ड इम्यूनिटी, आप मना करें ना करें, अब आप 52 हॉटस्पॉट्स हैं, नहीं हैं CNOC। मुझे सिर्फ जफर मिर्जा साहब, मुझे CNOC में असद उमर साहब ये बता दें कि 4 बेसिक चीजें हैं। जब आपके पास कोरोना वायरस आपको हिट किया तो आपके पास 4 बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता था, दुनिया में हो चुका था। आपको बेसिक ऑक्सीजन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिसिन, और आपने सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज थी वो थी लोगों को इंफॉर्मेशन देना। आप हर जगह पर फेल हुए हैं। मैं आपको बताऊं अंबर, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन हमारे मुल्क में ज्यादा प्रोड्यूस होता है कंजम्पशन से ज्यादा, तो वो सिर्फ डिवर्ट करना था फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज की तरफ से जाने की जगह उसको डिवर्ट करना था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपको कहेंगे फलां जगह इतने बिस्तर हैं, फलां जगह इतने बिस्तर हैं, फलां जगह इतने बिस्तर हैं। आप यकीन करें अंबर, लोग गाड़ियों में बैठ के पार्किंग लॉट्स में अपने आप को इलाज करवा रहे हैं। जहां तक मेडिसिन की बात है, डेकाट्रॉन तो मिल ही नहीं रहा, मतलब एक बेसिक इंजेक्शन है जो नहीं मिल रहा। ये लोग नहीं बता सकते, मैं आपको बता रही हूं कि मार्केट में नहीं है। पंजाब के दीगर इलाकों में 17 दुकानें, मैं आपको साउथ पंजाब में गिन के बता सकती हूं। लेकिन अभी भी सना साहिबा, अभी भी जैसे आज असद उमर साहब और NDMA के चेयरमैन है वो भी दौरा कर रहे थे, और वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं उसकी फराहमी को यकीन दहानी भी दे रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंबर, वो उनकी वो वेंटिलेटर्स की बात भी कर रहे हैं ना। देखिए आप वेंटिलेटर, अब आप मुझे बता दें कितनी चीजें आप सुन चुकी हैं वेंटिलेटर्स पे। वेंटिलेटर आ गए, वेंटिलेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स यहाँ पे आ गए, वेंटिलेटर्स लोकली प्रोड्यूस हो गए, लोकली बन गए। भाई आप क्यों नहीं सीमैप की बात करते? आप कंटिन्यूअस प्रेशर की क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं डिवर्ट करते? आपका वेंटिलेटर इज नॉट द रेकमेंडेड डोजेज, रेकमेंड नहीं किया जाता, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज का होता है। आप कंटिन्यूअस एयर प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। अगेन, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं, ये बातें डॉक्टर जफर मिर्जा को पता होनी चाहिए, असद उमर को पता होनी चाहिए। क्यों नहीं पता उनको? देखिए, जिस मुल्क में, लेकिन जो इनिशियल डिबेट की, जो इफ्तिखार साहब से बात हो रही थी, क्योंकि ये तो हुआ जो हुकूमत की पॉलिसी है कोरोना वायरस के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है, जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर भी फाइन्स हो रही हैं, उस पर भी पकड़ धकड़ हो रही है। लेकिन एक बात हो रही है कि जैसे अब डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उन्होंने दौरा किया जैकबाबाद का, वो वीडियो भी सामने आई, उस पर हुकूमत सिंध जो है वो भी चैलेंज करी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चैलेंज किया था कि वो पेशावर में हस्पताल दिखा दे। तो ये सियासी ज़रूर है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि हेल्दी है, अच्छी बात है, बात हो रही है सहूलियात की, कि आपने जब हुक्मरानी जहाँ जहाँ की तो लोगों को सेहत की सहूलियात के हवाले से क्या फराहम किया? अंबर, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, आपको शायद ये मेरी बात पसंद नहीं आई, ये आपका राइट है। देखिए अंबर, बात ये है कि 10 साल से सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है, 7 साल से ठीक है खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी की हुकूमत है। मुकाबला मैंने ये नहीं करना कि कराची के एक अच्छे अस्पताल में 100 बेड हैं, ये 1000 बेड हैं।
और मुकाबलतन खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छे अस्पताल में 110 बेड हैं। ये मुकाबला नहीं है। ये खुदा के वास्ते आप पढ़ी लिखी लोग हैं, आप समझो हमारी बात को। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया BHU, जो को आपको बहुत छोटा सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन ये बुनियाद थी सारे के सारे पाकिस्तान में जो नज़ाकत का, उसकी बुनियाद ही BHU थी। फिर उसके बाद दूसरी बुनियाद जो हमने बनाई, वो बनाई हमने जब हम फाइट कर रहे थे चेचक के ख़िलाफ़, मलेरिया के ख़िलाफ़, डेंगू के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ जब हम मुकाबला कर रहे थे, तो हमने इमर्ज की, हमारी फोर्सेस बनी, जो जाके गांव-गांव, देहात और गलियों मोहल्लों में जाके लोगों को इंजेक्शन लगाने लगे। अब जब हम कोरोना में गए, हमने उन सब के चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। ना तो हमारे BHU में कोई सहूलत हमने वहाँ पे दी। अब ऑक्सीमीटर है, ये जो बात कर रही है सना, ऑक्सीमीटर, गैस का सिलेंडर और थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर का आला, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर को हैंडल करनी आती थी। अगर उस डॉक्टर को आपने सारी चीज़ें BHU में दी होती, तो BHU का लोड तहसील पे न जाता और तहसील का लोड बेसिक पैनाडोल, सॉरी, थैंक यू, पैनाडोल के पत्ते, ये तहसील गांव से जो लोड जा रहा था शहरों को ये न जाता। शहरों का लोड जो था वो वहाँ के हॉस्पिटल शायद मैनेज कर पाते। देखिए, इसमें बुरा ना मनाएं किसी बात का। इस वक्त आज जो बयान जारी किया गया, मैं हैरान हूं। क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि असल में तो जो हमें नजर आता है, सेहत का निज़ाम नजर आता है, वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, वहीं से नजर आता है और वही बुनियाद होती है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो डिबेट हो रही है, और ये कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, कि आप सेहत पर कितना खर्च कर रहे हैं, सूबे कितना खर्च करें, विफाक कितना खर्च करें, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ अस्पताल बनाए हैं या बेहतर किए हैं। आप अंबर मेरी बात सुनी नहीं, डिबेट गलत। क्योंकि आप ये भी तो देखिए इफ्तिखार साहब की बात कहाँ से शुरू हुई कि जिस तरह से 10 साल पहले सेहत पर क्या खर्च होता था, अब क्या होता है, और अब क्या डिबेट कहाँ चली गई है। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। नहीं अंबर, एक सेकंड, इस आपने कोरोना तक बात करना चाह रहे हो। ये कहते हैं मैं 25 लाख रुपया फी मरीज खर्च कर रहे हैं। कहाँ खर्च रहे हैं, किस चीज पे खर्च रहे हैं, ऑर्डर देंगे इसका। ऐसा ना करो हमारे साथ। आज उसने कहा है, एक अफसर ने आके इनके, जो क्या जफर साहब, उन्हें कहा 50 साल वाले ने तो मरना ही था, बाकी जो मरे हैं वो बीमारियों से बचे। वो भाई तुम्हें कैसे पता लगा कि दूसरी बीमारियों से मरे हैं? कोई पोस्टमार्टम किसी का हुआ ही नहीं, तो तुम्हें कैसे वही नाज़िल होगी कि दूसरी बीमारियों से मरे हैं? देखिए, आप इतना जाहिल ना समझें इस कौम को जितना समझा जा रहा है। आपको हमारी बातें बुरी सी लगती हैं कि हम वो बात करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड की रियलिटी ये है कि ये सारा का सारा निज़ाम बैठ गया और इसमें एक जिम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट होल्डिंग वन पार्टी रिस्पॉन्सिबल। इस पार्टी से हमें ये दुख हो रहा है कि इस पार्टी ने सबसे बड़े नारे मारे थे। हमारा ख्याल था कि ये बेहतर परफॉर्म कर जाएगी इसकी टीम ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। अब देखें ना कितने डिप्रेशन की बात है। आगे क्या गया, 50 साल के तो लाजमी मरेंगे, वो मरने वाले हैं। खुदा का खौफ करो यार, क्या तुमने आज की तकरीर की। और सना बुच्चा साहिबा, स्वीडन ने भी जो हर्ड इम्यूनिटी उसकी पॉलिसी अपनाई थी, इटली में भी बहुत देर बाद देर की हुकूमत ने उस पर भी सवालात उठ रहे हैं और कमीशन और इंक्वायरीज की बात हो रही हैं। अब चीनी की इंक्वायरी कमीशन बन गई, आटे की, IPPs की। आप समझती हैं कि कोरोना वायरस की पॉलिसी के हवाले से भी कुछ कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बनाएगी हुकूमत? अभी तक तो उन्होंने दिखाया कि वो करते तो हैं। ये मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब चीनी वाले केस से फारिग हो गए हैं, तो उनको यहाँ पे लगा देते हैं कोरोना के ऊपर। कहाँ गए पैसे, किसने लिए पैसे, जासूसी करें, ये जर्म कहाँ से आया, किधर गया, कैसे गया। मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब और एसेट रिकवरी यूनिट में, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा असासा तो मतलब मुल्क का असासा तो उसके सिटीजन होने चाहिए ना। तो अगर उनके असासों पे आपकी नज़र है, तो मुल्क का जो सरमाया और असासा है यानी कि उसके सिटीजन्स, वो क्यों मर गए, इस पे होनी चाहिए तहकीक, बिल्कुल होनी चाहिए। और जिनके प्यारे मरे हैं, दिस इज ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अंबर। ये मतलब ये कह देना कि लोग एक्सीडेंट्स में भी मर जाते हैं, मतलब तो क्या फिर हम ट्रैफिक कवानीन फॉलो करना बंद कर देते हैं, हम गाड़ियाँ ड्राइव करना बंद कर देते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि ठीक है रेड लाइट पर ना रुकें? मतलब हम जब अमवात होती हैं तो क्या किया जाता है? उनको काउंटर किया जाता है, उनके खिलाफ एक
कोहेरेंट पॉलिसी बनाई जाती है। आपकी इतनी टीम्स इकट्ठी हो गई हैं, डॉक्टर अताउर रहमान क्या, डॉक्टर जफर मिर्जा क्या, डॉक्टर फैसल क्या, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा क्या, इतने डॉक्टर्स हैं आपके पास, इतने एक्सपर्ट्स आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके डिस्प्ले पर हैं, पीपीईज। आप लोगों ने मतलब शर्म आनी चाहिए इस मुल्क को जो अपने लेकिन सना साहिबा अब आप ये भी तो देखिए कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से असद उमर साहब ने आज ट्वीट भी किया था। उनका ये कहना था कि 3% है आबादी की जिसको हो रहा है, हॉटस्पॉट्स जो है उनकी निशानदेही की गई है, उनको सील किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जा रही हैं जो सारी पाबंदियां लगी हैं। तो आपको नहीं लगता कि 2 हफ्ते बाद, और जो एक्सपर्ट्स हैं जो माहिरीन हैं वो तो यही कहते हैं 2 हफ्ते बाद फिर इसका असर भी नजर आएगा, शायद कुछ कमी हो? अंबर देखें, आप लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं, आप हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप इसके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं ना। मतलब ये कह देना कि आज मैंने 52 या 55 हॉटस्पॉट्स देख लिए हैं, मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, इस पे हम क्या करेंगे। भाई कल क्या होगा? we're already too late, we're already falling behind। हम क्या करें? हम पहले 3 ममालिक में तो आ चुके हैं ना, तो अभी भी हम ये कर रहे हैं, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एसओपीज पे अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट केयर स्वीडन और पीरू में क्या हो रहा था, मतलब मुझे ये बता दें कि एंजेला मर्केल कैसे मैनेज कर रही है। एक औरत बेहतर मैनेज क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें कंपैशन है ना। एक औरत जहां पे भी लीड कर रही है, वो उस मुल्क के उस मुल्क की आप शरह देख लें इस वक्त क्या है अमवात की, वो उसमें देख ले कोरोना का क्या है, क्योंकि कंपैशन है। इस मुल्क को आप इस तरह ट्रीट करते हैं यार, आपको शर्म आनी चाहिए। 35 खाने और 37 गाड़ियां आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप लोगों को बुला के, मौलवियों को बुला के माफी मंगवाते हैं। आप में खुद अपनी इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए क्या क्या कि माफी मांगे उन लोगों से जिनको आप नहीं बचा सके, आप लोगों की वजह से नहीं बच सके, और अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूं, ऑक्सीजन, मेडिसिन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कहां है चारों चीजें? आपको पता है कहां बेड्स कितने हैं? कोई हॉस्पिटल आपको पता है? एक हॉस्पिटल है बलोचिस्तान में कोरोना का, पूरे बलोचिस्तान में एक हॉस्पिटल है कोरोना का। आप मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में कौन से हैं कोरोना हॉस्पिटल्स? कहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? एक पंजाब में बना के बैठ गए, मतलब बेसिक चीजें नहीं पता, तो इनको ये क्या आइडेंटिफाई करेंगे और क्या लड़ेंगे किसी चीज से? ठीक है, मैं एक आपने जो एक पॉइंट उठाया था, जो पॉइंट था वो मैं इफ्तिखार साहब के पास लेकर जाना चाहिए। इफ्तिखार साहब, सना साहिबा ने कंपैशन की बात की थी, लेकिन आप देखें वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि उनको फ़िक्र होती है जो गरीब तबका है वो अगर ज़्यादा कर्फ्यू वाला सख्त लॉकडाउन होता तो उनके रोज़गार को क्या होता। तो ये भी तो कंपैशन का इजहार है। हमारे हालात जर्मनी से मुख्तलिफ हैं। अब मुझे अंबर आप इंटरप्ट नहीं करोगी, ये वादा करो, तब मैं इस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। इंटरप्ट तो नहीं करोगी ना? डिपेंड करता है इफ्तिखार साहब कितना लंबा चले। नहीं, आप बात कीजिएगा। देखो अंबर, बात ये है, गरीबों का कौन हामी नहीं है? मैं हामी नहीं हूं या सना हामी नहीं है? मेरी तो सारी जिंदगी जो तबाह हुई वो गरीबों की हमायत में हुई। मैं इन गरीबों की खातिर जेलों में गया और किलों में गया। मैंने इन पे एहसान नहीं किया, वो मेरा फर्ज बनता था। ये जो बात गरीबों की करके एक्सप्लॉइट किया गया, मेरी बात 5 मिनट तअम्मुल से सुनते। और अप्रैल के 15 दिन को लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दिया जाता, कर्फ्यू लगा दिया जाता, तो 15 दिन में कोई शख्स कहीं भूखा ना मरता। और वो वक्त था कि जब आप एहसास प्रोग्राम का जो आपने 12-12 हज़ार रुपया दिया, जब 15 दिन ख़त्म होते तो आप हॉट स्पॉट्स जिनको आप समझते थे, इन 15 दिनों में आपने स्टडी कर लेनी थी ISI की रिपोर्टों से, MI की रिपोर्टों से और IB की रिपोर्टों से कि कहाँ पे गरीब आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और गरीब को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। हमारी जितनी भी मरदमशुमारीज हैं उसमें लिखा हुआ है बेरोजगारों की तादाद कहाँ है, किस महल्ले में कितनी और क्या है, वगैरह वगैरह। 15 दिन सख्त लॉकडाउन करते, फिर 15 दिन सपोर्ट करते एहसास प्रोग्राम के तहत। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सूरत हाल ना होती जो आज है। दूसरी बात करनी थी तफ्तान से आने वाले लोगों की, जिनके पासपोर्ट आपके पास थे, उनके नाम आपको मौजूद इल्म थी। फिर बात थी जो ये अपना उलमाए कराम फिरते हैं महल्ले गली में के भी कलमा पढ़ना सिखाने को, इनको पकड़ते आप। तीसरी गलती हमने ये की कि हमने गैर मुल्की तमाम जो लोग थे उनको खुली छुट्टी दे दी, वो पाकिस्तान में लैंड कर दिया। अच्छा, बड़े मजे की बात है, उनकी लैंडिंग के बारे में भी हमें पता था वो किस महल्ले में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। आज जिस हॉट स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, अगर उन दिनों में उन इलाकों से उनको पकड़ के 15-15 दिन
के लिए अलहदा रख देते तो आज ये तबाही ना होती जो हो रही है। लेकिन जिद थी कि मैंने लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन नहीं करना, गरीब को बचाना है। मेरा सवाल है, मैंने उस दिन भी सवाल किया है इनके हमारे इक़्तिसादियात से और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब से, मुझे बताया जाए कि अप्रैल, मई और जून में गरीबों को बचाने के लिए क्या हुआ और इनका इक़्तिसादी जो पहिया है वो कितना ऊपर गया, मुझे सिर्फ ये बता दें। उनके पास जवाब था? कोई नहीं, आप देख लें प्रोग्राम उस दिन का उठा के। ये ऐसी बात ना करें। देखिए, मुझसे जाहिर जो आदमी है, जिसने सना कहती है कि वो मेडिकल की स्टूडेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसके पास 4 तजावीज़ है। ऑक्सीमीटर को मैं समझ गया हूँ, ऑक्सीजन को मैं समझ गया हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कितने मिनट ऑक्सीजन लेनी है। अगर आपका ऑक्सीमीटर 90 से कम हो, जो बताया आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, आपने 15 मिनट के लिए लेनी है, फिर उसको रिमूव कर देना है। आपके थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, आपका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, आपके पास ब्लड प्रेशर का आला होना चाहिए। ये बातें हैं, किसने इनको बताया? हमें तो डरा डरा के मार दिया। आज मुझे उसने आके डरा दिया, इफ्तिखार साहब 50 साल के बंदे तो गए, लो ये वो मेरी मदद कर गया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और ये माफ करना, इतना खौफ पैदा हो गया। इफ्तिखार साहब, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि एक और मामला है जिस पे मेरे ख्याल में एक डिस्कशन जरूरी भी है। अख्तर मेंगन साहब जो सदर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के, उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है और साथ साथ उन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से और हुकूमती वफ़द से भी मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान ने जब एड्रेस किया था, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी, मैं सुनवाती हूँ फिर इस पे। सना साहिबा, एक तरफ बजट भी चल रहा है इस वक्त, अख्तर मेंगल साहब के पास ज़ाहिर है एक ताकत है वोट करने की, 6 उनकी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, हुकूमत उनको मनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जहाँ जब तहरीक अदम एतमाद की बात आती है तो ये जो पहले का जो मुशाहिदा एक्सपीरियंस रहा था सेनेट में, तो वहाँ आगे इससे ज़्यादा आगे बात बन नहीं सकती। देखिए अंबर, मैं हामी नहीं हूँ ना टेक्नोक्रेट हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट, मतलब ये बैंकिंग में शरई बैंकिंग, रिबा, मतलब आप बैंकिंग को कुछ भी कह दीजिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, टेक्नोक्रेट सेटअप को, अदम एतमाद को, ये सब चीज़ें नॉन डेमोक्रेटिक हैं। इनको हम नहीं, मतलब जब तक ये एक कंसेंसस से नहीं होंगी, इनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक अख्तर मेंगल साहब की बात है, देखें लेकिन सना साहिबा देखिए, क्योंकि हमारा आइन तो कहता है कि तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। जी, मैं वहीं आ रही हूँ। देखिए, ये आइन में बिल्कुल मौजूद है। मैं कह रही हूँ ना, कंसेंसस के साथ हो, किसी के जोर ज़बरदस्ती, कोई बैक हैंडेड ट्रिक के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पीपल्स राइट टू वोट और पीपल्स चॉइस बहुत मायने रखता है और मेरा ख्याल है कि ये मायने रखना चाहिए और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अब तक कंटिन्यू नहीं रहा तो अब शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अख्तर मेंगल साहब की मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए, जिस तरह उन्होंने कल भी कहा कि मैंने हुकूमत छोड़ दी, अब मेरे वापस जाना मेरे बस की बात नहीं है। आज खट्टक साहब की सरबराही में वो टीम से मिल तो लिए हैं। इट्स देखिए, आज जहांगीर खान तरीन साहब होते तो शायद वो मान जाते, लेकिन आज वो नहीं है, तो अब तरीन साहब के बगैर शायद खट्टक साहब इतने कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये मेरा मानना है कि बीएनपी वापस नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और फजल रहमान साहब का मिलना भी बहुत मानी खेज है और जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है। देखें, तमाम आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं, जब वो अपने झंडे छुपा रही होती हैं तो एक रुमाल लहराते हुए देखे आ जाते हैं फजल रहमान साहब, और वो रुमाल सफ़ेद नहीं है, ये भी देखने की बात है। और मौलाना फजल रहमान साहब मिले हैं, लेकिन सना साहिबा, ये भी तो देखने की बात है कि मौलाना फजल रहमान ने जो बार बार कोशिश की है वो कामयाब तो नहीं हुई। अब सेनेट का हमने देख लिया, हमने इसके अलावा उनका जो धरना था वो भी देख लिया क्या हुआ। उन्होंने पेशकश भी की थी, अपने आप को पेश किया था एज अ कैंडिडेट एज वेल, उम्मीदवार। मैं वही तो कह रही हूँ, वो तो नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो नाकाम जरूर, वो मौलाना साहब नाकाम नहीं हुए, तमाम पार्टीज ने उनको ज़रूर नाकाम करने की कोशिश भी की और उनको लेट डाउन भी किया, और वो डटे रहे और फिर जाहिर है कि अपना बोरे बसरा लेके सभी घर चले जाते हैं, वो भी चले गए, लेकिन वो मौजूद हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। और जब तक वो मौजूद हैं तब तक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, इफ्तिखार साहब आप क्या कहते हैं? अख्तर मेंगल साहब ने इससे पहले भी हुकूमत को बार बार मुतनब्बे किया है, ये मौका अच्छा है, बजट का सेशन चल रहा है, क्या वाकई जैसे सना साहिबा कह रही है मुश्किल है कि वो वापस आए हुकूमत में शामिल हों,
या आपको लगता है कि दोबारा से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से मना लिया जाएगा? सना ने एक इम्पोर्टेंट बात की है, वो है कि मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया था उसमें मौलाना फजल रहमान नाकाम नहीं हुए, बाकी सारी सियासी पार्टियां एक्सपोज हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनका लाहौर में इस्तकबाल नहीं किया, और उस वक्त ही समझ आ गई थी कि बहुत सारी रिजर्वेशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपने पत्ते खेलने के चक्कर में। आज मौलाना का मैंगल को जाके मिलना इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मौलाना पख्तून है और मैंगल बलोच हैं। बलूचिस्तान की सियासत में ये जो कॉम्बिनेशन है पख्तून बलोच का, अगर ये इकट्ठा होता है तो आइंदा की पॉलिटिक्स पे इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। क्या मैंगल साहब वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो मौलाना ने वो बड़ी अहम बात कही है जो आपको भी समझनी चाहिए और मुझे भी। मौलाना ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात तो हो सकती है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है और हकीकत में उनके पास इतनी स्ट्रेंथ हो गई है, लेकिन मौलाना ने उससे बढ़ के बात की कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आया तो वोट तो हमारे पास ज़्यादा थे, तो फिर चेयरमैन सेनेट कैसे मुंतखब हो गया? उन्होंने उस तरफ इशारा किया है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव की जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मूव का हशर क्या होगा। देखिए, दो खदशात हैं। एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूव से बहुत पहले अगर ये रिपोर्ट हो जाती है इमरान को कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूव कामयाब हो सकती है, तो वो असेंबली की डिसोल्यूशन के लिए रीजनिंग बना सकता है। और एक बात याद रखिए, तब्दीली सिर्फ वफाक में आना चाह रही है, सूबों में अभी तब्दीली की कोई बात नहीं है। सो बैंगल्स भी अपने कार्ड्स को ध्यान से खेलेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उन कार्ड्स के खेलने में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसकी निशानदेही कर दी है। अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो आप यकीन करें कि कल सुबह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव करने के लिए इतने ज़्यादा वोट नहीं होते। वो जो रेजोल्यूशन होता है उस पर सर्टन नंबर ऑफ द पीपल के साइन होते हैं और आपको बताना होता है कि आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसको नॉमिनेट करना होता है। ये है वो पॉइंट जिस पे सारी खेल तबाह हो जाती है, क्योंकि जो मैंने जैसे पहले कहा कि जब मौलाना फजल रहमान धरने पर जा रहे थे तो लाहौर के जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया था। सो हम दोराहे पे खड़े हैं, हम दोराहे पे खड़े हैं। हर आदमी अपने कार्ड्स बड़े सेफ खेलना चाहता है। पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना फजल रहमान को धरने के बारे में शुरू में कार्ड खेले, उन्होंने कहा हम शिरकत करेंगे, बस शिरकत इस हद तक करेंगे कि उनके जलसे में जाएंगे। तो बातें हैं कुछ ऐसी जो बहुत गहरी होती हैं, आपको भी समझ लेनी चाहिए। हमें तो इस बुढ़ापे में समझ आ गई। ठीक है सना साहिबा, इससे ही फिर जो दीगर इत्तेहादी जिसमें MQM पाकिस्तान भी शामिल है, GDA भी शामिल है, उनका तो, और PMLQ है वो भी शामिल है, उनका तो फिर ज़्यादा इस तरह से एक तरह से बार्गेनिंग पोजीशन भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है अगर एक इत्तेहादी निकल जाती है इत्तेहाद से। देखिए, बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत और कमज़ोर तो तभी होती है जब बार्गेन करना चाहे कोई, और अगर सबको GDA भी खुश है, MQM भी खुश है, तो फिर बार्गेनिंग क्यों मतलब उनकी बढ़ेगी या कम होगी? मतलब आई डोंट थिंक सो, बट मैं कह रही हूँ कि हाँ, उनकी वर्ड ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर है। लेकिन जिस तरह से वही वाली बात जो मैंगल साहब ने भी की, वही बात जिसकी तरफ इशारा इफ्तिखार साहब ने भी किया, देखें मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अनडेमोक्रेटिकली किया गया है, विद कोअर्जन, विद नैब, जोर ज़बरदस्ती, इस पे केस बना दो, उस पे केस बना दो, और हम ये पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। तो मतलब अगर कुछ करना है और अगर तरीके से करना है तो फिर शो ऑफ हैंड्स, पता होना चाहिए कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसके साथ नहीं मिला हुआ। यहाँ पर बार्गेनिंग पोजीशन जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आप कह दीजिए ऑपोजिशन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो ये कम से कम इत्तेहादियों का जो बंधन है जुड़ा हुआ खान साहब से या PTI से, वो तोड़ सकें। तो ये अब खुद ही टूटे तो टूटे और खुद ही निकलना चाहे और कहीं से उनको सरजनिश आए तो शायद ये हिले, वरना मेरा ख्याल है कि ये डोरे मजबूत हैं। BNP एक अलग पार्टी है ज़रूर, मतलब ये आप मतलब ये गुजरात देख के आप इनको खुश नहीं कर सकते। ये अच्छी मंजी हुई सियासी पार्टी है और मैच्योर पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा, इफ्तिखार साहब। अब कुछ इन्हीं मामलात पर अख्तर मैंगल साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम
में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली है और हुकूमती वफ्द से भी मुलाकात हुई है। अख्तर मेंगल साहब जो सदर हैं BNP मेंगल के, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि हमने पहले देखा है कि MQM ने भी अलहदगी इख्तियार की थी, कई माह की निगोसिएशंस के बाद वापस हुकूमत में शामिल हो गई थी। हमारे साथ मौजूद है सरदार अख्तर मेंगल साहब, सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब हमें वक्त देने का। अख्तर मेंगल साहब, सबसे पहले तो जो अगस्त 2018 को मुआहदा तय पाया था आपकी और हुकूमत के दरमियान, यानी कि तहरीक इंसाफ के दरमियान, उसके 6 नुकात तो मेरे सामने भी हैं, आपको भी मालूम है क्या नुकात हैं। तो 2 साल गुजर गए, इन 6 नुकात में से कौन सा ऐसा नुक्ता है, कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पर अमल दरामद हुआ हो, या कुछ आपको लगता है कि कुछ आगे कोशिश की गई हो कि अमल दरामद हो? हाँ, शुक्रिया मैडम। देखें, यहाँ पे मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि 6 नुकात वो थे जो अगस्त में साइन हुए थे, जब प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो रहे थे, और 9 नुकात वो थे जो प्रेसिडेंट वोट हो रहे थे जी, सदर के जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त साइन हुए थे। तो वो 9 नुकात में तमाम के तमाम जो है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से थे, और ये 6 नुकात में पॉलिटिकल ज्यादा थे, डेवलपमेंट के कम थे। अब में पहला नुक्ता जो है आपकी इनफोर्स जो डिसअपीयरेंस हैं, लोग जो गायब हुए हैं, मिसिंग पर्सन, उनकी बाजियाबी, और ग्वादर जो की डेमोग्राफी जो तब्दील होने जा रही है उसके सिलसिले में कानून साजी की जाए। और इनमें से अगर हुए भी हैं तो मिसिंग पर्सन में से कुछ लोग वापस आए हैं, ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आए, लेकिन जो तादाद हमने उनको लिस्ट हमने प्रोवाइड की थी उसके मुकाबले में आप समझे ना होने के बराबर है, क्योंकि 5000 की हमने कोई तादाद दी थी और उसके मुकाबले में 418 के करीब लोग बाजियाब हुए, लेकिन इसी दौरान कई और लोग वापस गायब हो चुके हैं। यानी कि मामला मिसिंग पर्सन्स के हवाले से अख्तर मेंगल साहब फिर वहीं का वहीं वापस चला गया। सबके सब जी मामला तो वहीं के वहीं पे है ना। सिर्फ मैंने कहा जी मिसिंग पर्सन का मसला थोड़ा उसमें पेशरफ्त हुई थी, लेकिन उसके बदले में और भी लोग गए तो वो ना होने के बराबर है। बाकी जो 5 नुकात हैं वो अपनी जगह पर कायम है। ग्वादर की डेमोग्राफी के हवाले से जो एक बिल लाए थे हम लोग, लेकिन वो कई माह से जो स्टैंडिंग कमेटी पे पड़ा हुआ है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। ठीक है, अब इससे पहले भी आपने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया, अलहदगी का इशारा दिया था। ये वही वक्त था जब मिसिंग पर्सन्स जिसकी आपने फहरिस्त उनको फराहम की गई थी, उनको फिर बाजियाब किया गया था। लेकिन इस बार क्या चीज़ मुख्तलिफ है? ये किस पॉइंट पे आप चाहेंगे कि अब ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये या आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है समझती है कि हम एतबार करेंगे, हुकूमत में इत्मीनान है कि जो हमारे मुतालबात हैं वो सुने जाएंगे? नहीं, देखें जी, पिछली बार हम उनको सिर्फ वार्न करते गए और अगस्त में जब भी हमारा मुआहदा तय हुआ तो दिसंबर तक हम उनको वार्न करते गए, और काश के उस वार्निंग को वो सीरियसली लेते और उस नुकात पर अमल दरामद कराते। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने इसको जो बहुत इजी लिया, वो समझते थे उस बाकी इत्यादियों की तरह सिर्फ ही हमें वार्न करते जाएंगे, लेकिन हम जवाबदेह होते हैं अपने इदारों के सामने, सेंट्रल कमेटी के सामने, और हर 3 माह बाद या 4 माह बाद हमें जो है रिपोर्ट करनी होती है कि किस काम में कितनी प्रोग्रेस हुई। और इस दौरान हमारी 3 सेंट्रल कमेटी के इजलास हुए, उसमें हर बार जब हम जाते थे हमारे पास कुछ था ही नहीं कि जो हम उनको मुतमईन करें। हम उनको तब मुतमईन कर सकते थे जब हम खुद बजात खुद मुतमईन होते। तो अल्टीमेटली जो लास्ट सेशन हमारा हुआ उसमें ये तय पाया गया कि वो हमारी बातों को अगर सीरियस नहीं लेते तो उनके साथ फिर रहने का जवाब ही क्या है, और बेहतर वो होगा कि इज्जत के साथ जो ये इस अलायंस से या उनकी सपोर्ट से जो हम विड्रॉ हो जाए। ठीक है, अब इससे पहले भी जैसे मैंने कहा MQM ने भी अलहदगी का इजहार किया था, अलहदगी इख्तियार की थी, लेकिन कई माह बातचीत चलती रही और फिर MQM भी वापस आ गई, उनको एक मजीद वजारत भी मिल गई। तो हमें नहीं पता कि जो मुआहदा था MQM पाकिस्तान के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान उस पर कौन से नुकात पर अमल दरामद हुआ, लेकिन बिल आखिर MQM पाकिस्तान वापस आ गई, क्योंकि नज़र आ रहा था कि अभी तो हुकूमत चल रही है, शायद हमें कुछ काम आ जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए।
तो अभी भी 3 साल हैं इलेक्शंस में, इंतखाबात में। आप समझते हैं कि ये वक्त है निगोसिएशंस आपकी फिर कारामद साबित होंगी? निगोशिएशन हमने काफी की, काश के उन निगोशिएशन का हमें कुछ रिजल्ट मिलता। अगर 20 मैंने जब ये हमारे साथ आए थे मिलने के लिए हमारे ऐलान से पहले, तो मैंने उनसे वाजे किया था कम से कम इनमें से मुझे एक नुक्ता दिखाएं जिसमें से 20% अमल दरामद हुआ, जो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। हमने बलूचिस्तान में जो 30 साल या 20 साल जो शोरश चल रही है, जो एक ऐसा से महरूमी है, या आप ये समझे कि बलूचिस्तान के लोगों के जो जायज हुकूक है उनके हवाले से हमने जो इनको नुकात पेश किए थे कि ये उसकी तरफ उन मसाइल को हल करने के लिए एक रास्ता हमने दिखाया था। ठीक है। एक और मैं सवाल यहाँ कर लूँ कि जो जिस मुआहदे की आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 6 नुकात वाला जो है अगस्त 2018 वाला, उसमें 2 जामिन हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक जामिन है हुकूमत की तरफ से, मैं विफाक की बात कर रही हूँ यहाँ, और जहांगीर तरीन साहब दूसरे जामिन थे। अब जहांगीर तरीन साहब तो अब सियासत से निकल चुके हैं फिलहाल टेम्परेरली। शाह महमूद कुरैशी भी वफ्द में शामिल नहीं थे। तो आप क्या समझते हैं, किसको फिर जामिन बनना चाहिए? आप किस पर एतबार करेंगे? देखिए, हमारा एग्रीमेंट पीटीआई से हुआ था। उस वक्त अगर इनको हमारी तरफ भिजवाया गया भी था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन बाद में जो प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, उनकी पार्टी, और पीटीआई को हेड इस वक्त जो है इमरान खान कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो पार्टी के सदर हैं तो वही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार वही होते हैं। अब एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये सारा केस भी चल रहा था जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस था, पिटिशन थी, और आखिर फैसला आया था कि उसको कलअदम करार दिया गया था। बलूचिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताल्लुक है, और बार एसोसिएशंस भी हमने देखा है मुल्क भर में उनका साथ दिया था। जो दीगर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने भी साथ दिया था। रजा रब्बानी साहब तो पार्टी भी बन गए थे, सेनेटर रजा रब्बानी साहब। आपका इस पे मौक़िफ़ बहुत वाज़े तौर पर सामने नहीं आया? नहीं जी, बिल्कुल। हमने अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पार्टी का स्टेटमेंट भी आया था कि मैंने ये कहा था कि पहली बार इंसाफ को इंसाफ मिला है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। जब रेफरेंस दायर हुआ था उस वक्त मज़ाहमत? बिल्कुल, हमने उस हवाले से भी इस स्टेटमेंट दिए थे, ऑन रिकॉर्ड भी हैं हमारे इसके स्टेटमेंट कि ये जो कुछ रेफरेंस दाखिल किया जा रहा है सही नहीं है, क्योंकि जुडिशरी को एक आज़ाद जुडिशरी के तौर पर काम किया जाए देना चाहिए। जो बड़ी मुश्किल से वो जो हमारी जुडिशरी जो है आज़ादी की दहलीज तक जो है उसने अपना रुख किया है, तो अभी से अगर उसकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी पर हमने रोड़े अटकाए तो यही एक वायद शायद हमारा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है जिससे लोग अभी कुछ ना कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं। अगर उसको भी उस इंस्टीट्यूशन को भी तबाह बर्बादी की तरफ ले जाया गया तो शायद फिर कोई ऐसा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बचा ही न हो। ठीक है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑफर की है, तो पेशकश की है कि वो भी चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से वो एपीसी बुलाएंगे जब शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बेहतर होगी। कोई राब्ता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से? एपीसी में आप शामिल होंगे? अभी तक तो बाकायदा हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन एपीसी का जो मसला है वो तो हम रोज अव्वल से उठाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी जब सेशन हो रहा था उसमें मैंने इस इशू को रेज किया था। इवन आपके प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये उस जमाने में ये रूमर्स थे कि ये एनएफसी अवार्ड में तरामीम की जाएगी और 18 अमेंडमेंट को जो रोल बैक किया जाएगा, मैंने प्राइम मिनिस्टर से जो हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट जून को 2019 में उनसे वजाहत पूछी कि आया इसमें कितनी हकीकत है। जो उस वक्त उन्होंने हम तमाम साथियों के सामने इनकार किया कि ऐसी कोई हमारे इरादे नहीं है जी। और उसी की फिर वजाहत मीडिया के सामने हमने परवेज खटक से भी कराई थी। तो हम बिल्कुल सूबों के जो इख्तियारात हैं, हालांकि कम हैं, उनको ज्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए थे 18 अमेंडमेंट में जो इख्तियार दिए गए, लेकिन जो कुछ भी मिला है
हम उसके लिए तमाम उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, तमाम छोटों सूबों के साथ जो है मिलकर स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और जो वजाहत थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, परवेज़ खट्टर साहब ने क्या कहा था, बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो आप अगर रिकॉर्ड को चेक करें, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद पार्लियामेंट के सामने जो मीडिया के सामने जब हमने वजाहत की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अब इरादा है या नहीं है? क्योंकि बार बार बात हो रही है, अभी सिंध गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उन्होंने कहा था कि वफाक के पास पैसे नहीं बचते। बिल्कुल जी, भी सिंध में जो कराची में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, और मिनिस्टर जो फाइनेंस हैं, जो जिन्होंने फाइनेंस बिल पेश किया था, उन्होंने तो अपनी उस स्पीच में, जिसका हवाला मैंने वहां पे दिया, उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि NFC अवार्ड में जो है तरामीम की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब हमें वक्त देने का। अख्तर मेंगल साहब का यही कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ और BNP मेंगल के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उस पर अमल दरामद अब नहीं हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पेज पे। अब होगी जुमे को मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।